स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। मैं पहुंच गया अब लाइब्रेरी। करते अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। इकोनॉमी में शुरुआत की औद्योगिक नीति से। किसी भी देश में अपनाई जाने वाली वह नीति जो आर्थिक विकास दर को सुचारू रूप से बनाए रखने, रोजगार सृजन करने तथा नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक होती है, औद्योगिक नीति कहलाती है। के बाद पढ़ा 1956 की औद्योगिक नीति। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने 1956 में औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सरकार की प्राथमिकता। के बाद पढ़ा 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं। फिर पढ़ा आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि। फिर इसके बाद पढ़ा आर्थिक सुधारों के कारण, आंतरिक कारण, बाह्य कारण। के बाद पढ़ा नई आर्थिक नीति 1991। प्रथम आर्थिक सुधार। पढ़े नई आर्थिक नीति के उद्देश्य। नंबर 1, उत्पादन इकाइयों की कार्य कुशलता में सुधार करके उत्पादकता को बढ़ावा। नंबर 2, बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा योग्य सुधार करना आदि। के बाद लास्ट में पढ़ा उदारीकरण के अंतर्गत किए गए आर्थिक सुधार। नंबर 1, प्रथम पीढ़ी के सुधार। नंबर 2, द्वितीय पीढ़ी के सुधार। यहाँ हुआ मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। कर दें गवर्नेंस शुरू। आज गवर्नेंस में शुरुआत की कैबिनेट समितियों से। कैबिनेट समितियों का गठन भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 के तहत किया जाता है, जिसमें कैबिनेट के सदस्य शामिल होते हैं। इन समितियों का गठन विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। 1961 के नियम की अनुसूची 1 के तहत यह प्रावधान है कि कैबिनेट की स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। इनकी संख्या को घटने या बढ़ने के लिए इस अनुसूची में संशोधन का अधिकार प्रधानमंत्री का होगा। पढ़ी कुछ समितियां। नियुक्ति पर कैबिनेट समिति, आवास पर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, सुरक्षा व रोजगार पर कैबिनेट समिति आदि। के बाद नया टॉपिक शुरू किया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार की नियामकीय संस्था है, जिसका मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह का नियमन करना, मुद्रास्फीति को संतुलित बनाए रखना है। इस कारण रिजर्व बैंक देश की जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। के बाद पढ़ा आरबीआई अधिनियम की 1934 की धारा 7। इसमें उल्लेख है कि केंद्र सरकार समय समय पर बैंक के गवर्नर से परामर्श कर लोकहित में दिशा निर्देश दे सकती है। के बाद पढ़ी 1934 अधिनियम की धारा 30(2) में यह उल्लेख है कि इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ हुआ मेरा आज का गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। करते हैं पर्यावरण शुरू। बात की प्राकृतिक वनस्पति से। पादप समुदाय के समूह जो एक निश्चित आवास से संबंधित होने के साथ वातावरण से अनुकूल कर अपना वृद्धि और विकास करने में सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तथा वास्तव में प्राकृतिक दशाओं में अनुरूप जब पेड़ पौधे का वृद्धि और विकास होता है, तब उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण के घटक के रूप में परिभाषित करते हुए प्राकृतिक वनस्पति का नाम दिया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए जलवायु संबंधित कारकों में तापमान एवं जल की उपलब्धता का प्राकृतिक वनस्पति के वृद्धि और विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। पढ़ा प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु प्रदेश। के बाद पढ़े वनों के प्रकार। विषुवतरेखीय वन, शंकुधारी वन, मानसूनी वन। विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश में जहाँ औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के साथ वर्ष भर वर्षा होती है, वहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष मिलते हैं। वर्ष भर तापमान अधिक होने के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण वृक्षों की लंबाई सबसे अधिक होती है। हुआ मेरा पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई अब टाइम हो रहा है 6:20 और अब मैं जा रहा हूँ घर। यूपीएससी वाला अपना टारगेट हो गया कंप्लीट। भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।